मान लीजिए आप बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लेकर कोई बिजनेस शुरू करें और आपका लोन की किस्त चुकाने का मन न हो। कुछ समय बाद ऐसे में बैंक आपको डिफॉल्टर कैटेगरी में डाल देगा। और अगर कुछ महीने बाद वही बैंक के अधिकारी आपके पास आए और कहें कि 20-25 लाख रुपए में लोन का सेटलमेंट कर लो, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। हाल ही में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें बैंकों को कुछ इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। आरबीआई के इस सर्कुलर का लब्बो-लुआब है कि अगर कोई कर्ज लेने वाला व्यक्ति जानबूझकर लोन नहीं चुकाता है तो बैंक इस तरह के डिफॉल्टर्स से कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करे और 12 महीने के कूलिंग पीरियड के बाद फिर से लोन देने के योग्य समझे। लेकिन आरबीआई का यह फैसला बैंकों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का लोन विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाल रखा है। ऐसे में अगर आरबीआई के निर्देश अमल में आया तो बैंकों को अरबों रुपए की चपत लग सकती है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि देश भर में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर बैंकों को लोन नहीं चुकाया, ऐसे लोगों पर कुल कितना बकाया है। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड के एनपीए में भारी उछाल क्यों देखने को मिला है। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। देश के सभी बैंकों ने दिसंबर 2022 तक कुल 3,46,479 करोड़ रुपए का कर्ज विलफुल डिफॉल्टर कैटेगरी में डाला है। लोन न चुकाने वाले लोगों में 16,000 से ज्यादा विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। अब आरबीआई के एक निर्देश से इन बैंकों को भारी चपत लग सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। दरअसल 8 जून को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में आरबीआई ने बैंकों से कहा कि जो लोग या कंपनियां डिफॉल्टर हो चुके हैं उन्हें फिर से लोन दे। इसमें यह भी कहा गया कि इस साल लोगों के साथ बैंक मिल बैठकर इस पर बात करें, यानी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हैं। विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जो कर्ज चुकाने की हैसियत रखने के बावजूद जानबूझकर लोन नहीं चुकाते। इस तरह से कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का मतलब लोन लेने वाले आदमी या कंपनी के साथ लोन के निपटारे से है। इस तरह से सेटलमेंट में बैंक को पूरा बकाया नहीं मिलता, बल्कि आपसी सहमति से कुछ राशि तय कर ली जाती है। इस तरह की व्यवस्था में लोन लेने वाले व्यक्ति की मौज रहती है, क्योंकि इसमें वो बैंक को कुल बकाया रकम और उस पर ब्याज नहीं चुकाता है। ऐसे देखें तो आरबीआई का नया निर्देश कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर लोन नहीं चुकाता है और विलफुल डिफॉल्टर बन चुका है तो भी बैंक कुछ कम पैसों में हिसाब किताब करके लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड एक क्रेडिट सूचना कंपनी ट्रांसयूनियन सिविल द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर कैटेगरी में फंसी रकम दिसंबर 2022 में 2,45,767 करोड़ रुपए थी। यह रकम पिछले 2 साल में 41% या 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह से देखें तो देश में विलफुल डिफॉल्टर्स की तादाद तेजी से बढ़ी है। ऐसे में आरबीआई का ताजा फैसला बैंकों के लिए नई मुसीबत पैदा कर सकता है, क्योंकि 16,000 से ज्यादा विलफुल डिफॉल्टर्स में से कई उधार लेने वाले लोग कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के लिए बैंकों के पास जा सकते हैं। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। जो लोग आज ईमानदारी से लोन दे रहे हैं, जैसे ही उनके कान में यह भनक पड़ेगी कि इस प्रकार का एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला आ गया है, तो मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं वो विलफुल डिफॉल्टर ना बन जाए। वो कहेंगे भैया ये तो अच्छा है। अब ये कॉन्सेप्ट है, एक देसी भाषा में कहावत होती है, भागते चोर की लंगोटी भली। चोर तो वो है क्योंकि उसने विलफुल डिफॉल्ट किया है, क्रिमिनल ऑफेंस है उसके ऊपर। क्रिमिनल के साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से विलफुल डिफॉल्टर्स इस लिस्ट में, इस सर्कुलर में नहीं होने चाहिए थे। बाकी जो लोन वाले हैं आप उनके साथ करिए, बिल्कुल करिए, पर जो क्रिमिनल ऑफेंस जिसने किया है, हालांकि ये सर्कुलर में मैं स्पष्ट कर दूं कि कहा गया है विदाउट प्रेजुडिस टू क्रिमिनल ऑफेंस। इसका अर्थ ये हुआ कि क्रिमिनल कार्रवाई उनके खिलाफ चलती रहेगी। पर अब यहाँ पर एक समस्या और आती है कि जब वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने बैठेगा तो उस टाइम वो ये कहेगा भैया मेरे खिलाफ पहले जो क्रिमिनल केस चल रहा है वो भी आप ड्रॉप करिए। तो अगर आप वो ड्रॉप नहीं करेंगे, वो कहेगा भैया कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया, आपका क्रिमिनल केस तो मेरे ऊपर तब भी चल रहा है। मुझे लग रहा है ये बैंकिंग बोर्ड जो अप्रूवल देगा इसको, उसके सामने ये भी समस्या आने वाली है। विलफुल डिफॉल्टर्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा रकम डालने में देश का सबसे बड़ा बैंक यानी एसबीआई आगे है। दिसंबर 2022 तक एसबीआई ने विलफुल कैटेगरी में कुल 79,227 करोड़ रुपए डाले। इस अवधि तक बैंक के विलफुल डिफॉल्टर्स की कुल संख्या 1,881 थी। स्टेट बैंक के बाद पीएनबी ने 38,333 करोड़ रुपए की रकम विलफुल कैटेगरी में डाल रखी है। इस मामले में तीसरा नंबर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इस बैंक ने 35,561 करोड़ रुपए विलफुल कैटेगरी में डाला। विलफुल डिफॉल्टर खातों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी
85% है। वहीं निजी बैंकों की बात करें तो एक्सिस बैंक ने करीब 2000 करोड़ रुपए विलफुल कैटेगरी में डाल रखा है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक का करीब 2136 करोड़ रुपए इस श्रेणी में डाला गया। आईडीबीआई बैंक को छोड़कर सभी निजी बैंकों ने दिसंबर 2022 तक करीब 31,000 करोड़ रुपए की राशि विलफुल कैटेगरी में डाल रखी है। आरबीआई के सर्कुलर में यह भी कहा गया कि विलफुल डिफॉल्टर अगर सेटलमेंट या टेक्निकल राइट ऑफ के बाद नया लोन लेना चाहते हैं तो बैंक इस तरह के लोगों को 12 महीने के बाद फिर से नया लोन बांट सकेंगे। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले का ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन काफी विरोध जता रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से मालूम पड़ता है जैसे जानबूझकर लोन न चुकाने वाले लोगों को एक तरह से इनाम दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ बैंकों की परेशानी बढ़ेगी बल्कि ईमानदार कर्जदार के बीच गलत संदेश भी जा रहा है। आपको बता दें, आरबीआई ने द इंडियन एक्सप्रेस को एक आरटीआई के जवाब में कहा कि पिछले 10 साल में देश भर के बैंकों ने 13,22,309 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले हैं। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात की, आइए सुनते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC जो है और ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जो दो सबसे बड़ी संस्था है बैंकिंग एम्प्लॉयज की और ऑफिसर्स की, उन दोनों ने भी इस पे एतराज जताया। उनको लगता है हमने जो मेहनत करी थी इसे रिकवर करने में, उनके यहाँ चक्कर मारे, उनके यहाँ देख के उनकी सिक्योरिटी चेक करी, वकीलों के पास गए, कोर्ट में गए, बहुत मेहनत होती है एक स्टिकी लोन को रिकवर करने के लिए। हमारी तो वो सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि यहाँ तो उनके साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और इसमें एक जरूरी बात जो मैं और जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है अगर इस स्कीम के साथ आगे बढ़ना भी है तो इसमें पारदर्शिता आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कितना आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे बैठ के किसके साथ, ये पहले से टेबल पे होना चाहिए। वरना मुझे ऐसा लगता है कि ये बैंकिंग प्रणाली में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे सकता है। क्योंकि मान लीजिए किसी के 1 लाख रुपए का लोन है, वो कहता है भैया आप 10,000 रुपए दे दीजिए, 10,000 मैं आपको वैसे दे देता हूं। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे एक ग्रे एरिया खड़ा हो जाता है। तो मुझे लग रहा है इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अब एक और कर्ज की बात कर लेते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड पर लिए गए कर्ज की। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत में लगभग 7.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि क्रेडिट कार्ड का प्रचलन कितना बढ़ा है। लेकिन जितना प्रचलन बढ़ा है उसी दिशा में बढ़ा है क्रेडिट कार्ड का NPA, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने आरबीआई से क्रेडिट कार्ड से संबंधित एक RTI लगाई थी। रिजर्व बैंक का जवाब आया और ये जवाब बैंकों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। 2022 में अप्रैल से दिसंबर के बीच बैंकों के क्रेडिट कार्ड का NPA यानी फंसा कर्ज 24.5% उछल गया है। बैंकों का क्रेडिट कार्ड के मद में NPA 765 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि राहत वाली बात है कि 21 अप्रैल 2023 तक क्रेडिट कार्ड का कुल बकाया करीब 2 लाख करोड़ रुपए है। तो ये NPA का कुल क्रेडिट कार्ड का बकाया का सिर्फ 2.16% के आसपास है। यह आंकड़ा पिछले साल 2.11% के आसपास था। संख्या आपको बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन NPA के ट्रेंड में तेजी आ गई है, जो RBI के लिए बहुत चिंताजनक है। खासकर जब RBI ने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे असुरक्षित कर्ज पर बैंकों को आगाह किया है। थोड़ा खोल कर बताते हैं। जो लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि अगर आप महीने में क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपए खर्चे तो बिल चुकाते वक्त बैंक आपको 2 ऑप्शन देता है। या तो आप पूरे 20,000 चुका दें या एक मिनिमम अमाउंट दे दें। ड्यू तारीख में मिनिमम अमाउंट दे देने से होता है कि बचा पैसा अगले महीने के बिलिंग साइकिल में जुड़ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तय तारीख के 90 दिनों के अंदर न्यूनतम राशि न भरे तो उसे NPA करार कर दिया जाता है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।